चलिए टोटल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टोटल कॉस्ट होता क्या है और ये इसके अंदर लॉजिस्टिक का मतलब क्या है और कैसे हम टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं हमारी पूरी सप्लाई चेन के थ्रू। इसकी पूरी एक प्रोसेस के दौरान हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लॉजिस्टिक का मतलब समझेंगे, देन उसके बाद टोटल कंसेप्ट क्या, टोटल कॉस्ट क्या होती है उसका कंसेप्ट समझेंगे। देन टोटल कॉस्ट के काफ़ी तरह के कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक इस पूरे बड़े हॉल को बनने में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे मैं कहूँ कि घर बनने में काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है और उन सब चीज़ों की अलग अलग कॉस्ट होती है, राइट। इसी तरह से टोटल कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ों से काफ़ी सारी कॉस्टों से बनती है, जैसे कि इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, वेयर हाउसिंग कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया। देट इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज दैट हाउ टू बी रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट, वे टू रिड्यूस द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को कैसे हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वही सेम हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले मैं आपको एक आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। आप मेरी क्लास के अंदर अभी फ़िलहाल बैठे हैं सभी बच्चे, और मैं कह रही हूँ कि आपको एक सेकेंड, आपको मैं बुक लाने के लिए कह रही हूँ आपके अपने घर से, आपके खुद के घर से। मैंने कहा कि जाओ बच्चे आप अपनी अकाउंट्स की बुक लेके रहो, ठीक है। आपको घर जाने में ऑटो का जो मैं मान के चल रही हूँ खर्चा जो ₹20 है एक बार जाने का, देन फिर आप क्या करोगे, वापस भी आओगे, देन रुपीज़ लगे, फिर दोबारा से 40, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बच्चे यहाँ पे, ₹40। आपको आप मेरे जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे इंस्टीट्यूशन पे बैठे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ऑर्डर दिया कि बच्चे जब तक आपके पास बुक नहीं होगी ना तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है। तो आप घर गए, ₹20 लगे, वापस आए तो ₹20 लगे, और अकाउंट्स की बुक आप लेकर आए, ठीक है। अगर फिर मेरे को 1 घंटे बाद फिर मेरे को आपका नेक्स्ट लेक्चर लेना था, आपका कोई मैं कहती हूँ कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही आपको लेक्चर लेना था, तो FM की बुक चाहिए थी मुझे, ठीक है। तो मैंने आपको फिर बोला जब तक आपके पास बुक नहीं होगी तब तक मैं आपको लेक्चर डिलीवर नहीं करूँगी। तो आप फिर वापस गए, ₹20 लगे, आने के फिर ₹20 लगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है FM के ऊपर, 40 होगी। तो आपके बुक को लाने का इस टाइम खर्चा कितना हो गया, ₹80, राइट। अब आप इसको 80 से बिल्कुल कम भी कर सकते थे, है ना। 80 से क्यों, आप मेरे पास आए भी तो हैं, ट्यूशन पे आए भी तो हैं, तो उसके ऊपर भी आपको दोबारा से फिर आने का खर्चा वहाँ पे 40 लगा, तो यहाँ पर हो गए हैं ₹120 टोटल, ठीक है। यहाँ पर आने के साथ आप गए भी तो हैं भाई घर, है ना, तो जाने का भी खर्चा हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फिर दोबारा से 40 लगे, ठीक है। तो टोटल ₹160 आज का जो खर्चा है आपका 31 दिसंबर 2023 का आपका खर्चा आ गया, ठीक है। घर से बुक लाने में, फिर आने में, फिर दोबारा से आपको दूसरी बुक लेने के लिए भेजा, फिर आप आए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी है। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले आप स्कूल में मेरे इंस्टीट्यूशन पे आए, देन आपको मैंने बुक मंगवाई पहली, देन दूसरी बुक मंगवाई, देन तीसरी, फिर आप 4th टाइम पे तो अपने घर चले गए, तो टोटल उस टाइम खर्चा हो गया जी आपका ₹160। क्या आप इस कॉस्ट को कम कर सकते थे? ऑब्वियस सी बात है, कम कैसे कर सकते थे कि जब आप सेंटर पे आए थे, इस पढ़ने के लिए आए थे, तो आपके पास ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे को इसी चीज़ का काम करना है, तो मेरे पास इन चीज़ों की बुक होनी चाहिए, राइट। हमने भी बोला हुआ है कि आपको बिना बुक के तो हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम विदाउट पेंसिल तो हम एक भी काम नहीं करते हैं, राइट। तो आप इस कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते थे अगर आप अपने साथ अपनी बुक्स को लेकर आते। तो ये जो एक्स्ट्रा का जो कॉस्ट आई है ना 40, एक बार अकाउंट की बुक लाने में और एक बार FM की बुक लाने में, इसको आप क्या कर सकते थे, हटा सकते थे, नेग्लेक्ट कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपका उस टाइम पे एक तो आने का खर्चा होता, एक जाने का खर्चा होता, तो टोटल ₹80 आपका खर्चा होता, ठीक है। तो यही बात की जा रही है बच्चे, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल से लेकर उसको आप क्या करते हो, फिनिश गुड्स तक के अंदर कन्वर्ट करते हो, और फाइनली जब आप कस्टमर तक पहुंचाते हो, गुड्स बनने से पहले की बात की जा रही है, गुड्स बनने के बाद तक की बात की जा रही है कि गुड्स बिक चुका है, आफ्टर सेल सर्विस की बात भी की जा रही है। तो उस टाइम से लेकर
एट द एंड पॉइंट तक कि आपका टोटल कॉस्ट कितनी आती है और उस पूरी कॉस्ट को किस किस तरीके से हम उसको कम कर पाएंगे, उसकी बात की जा रही है। उम्मीद करते हैं जो ऊपर जो एग्जाम्पल समझाया उसको आप लिंक कर पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, ये देख पा रहे हो आप, इस प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को अरेंज करते हैं। जिसको ये सामान चाहिए था, राइट, जिसको सामान चाहिए था उसको उसे क्या करना पड़ेगा, ये एक लॉरी के अंदर या फिर एक गाड़ी के अंदर क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। देन ये किसके पास आ जाएगा, सप्लायर के पास आएगा। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे ना सबसे पहले ना यहाँ पे मैन्युफैक्चर आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है, बट ऐसे दिया हुआ है, बट पहले मैन्युफैक्चर आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है, देन रिटेलर, देन फिर कस्टमर, क्योंकि हम लास्ट 4 से 5 चैप्टर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर को क्या दिया, ऑर्डर दिया। अब सप्लायर के पास जितना भी सामान है, जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। देन तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल कहाँ गया, सप्लायर के पास। सप्लायर से जो रॉ मटेरियल है जो खरीदा है किसने, मैन्युफैक्चरर ने, क्या इसके पास वैसे ही आ जाएगा, किसी ना किसी व्हीकल का तो यूज़ करोगे ना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन मोड का तो यूज़ करोगे ना, ठीक है जी। अब मैन्युफैक्चरर से किसके पास जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास जा रहा है कि सामान बन चुका है, अब वो फाइनली प्रोडक्शन हो चुका है, फाइनली वो किसके पास जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, ठीक है, जो सामान को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कस्टमर के पास। तो क्या ये ऐसे ही चला जाएगा, इसको भी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। देन फाइनल उसके बाद क्या चला जाएगा, रिटेलर को रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन शॉपकीपर्स की बात की जा रही है, जो रूटीन मार्केट के अंदर आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो क्या इसके पास भी सामान ऐसे ही चला जाएगा, नहीं, वो भी क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कई बार होता है कि कस्टमर आपके नियर बाय भी हो सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की यूज़ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कस्टमर आपसे बहुत दूर है, 1-2-3 किलोमीटर दूर है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन बार बार बीच में क्यों बात की जा रही है, क्योंकि इसे कहा जाता है बच्चे, जब आप क्या कर रहे हैं, अपनी गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव करते हो, उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक। दैट मीन्स आप किसी मोड का यूज कर रहे हो अपनी गुड्स की मूवमेंट के लिए, दैट्स नोन एज अ लॉजिस्टिक, ओके। तो यहां पर तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या है। हर उस लॉजिस्टिक के अंदर सबसे ज्यादा आप देखो ट्रांसपोर्टेशन कितनी बार यूज हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन आपकी हर स्टेप पे यूज हो रही है, 1 2 3 4 5, हर स्टेप पे यूज हो रही है आपकी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, राइट, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर देखो, जो आपके इस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को आप कम भी कर सकते हो, राइट, कैसे कर सकते हो वो भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम लॉजिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि लॉजिस्टिक एक्चुअल में होता क्या है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है रेफर टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो, अपनी गुड्स की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, हमारा पॉइंट 1 भी था, देन 2 पे पहुंचा सप्लायर के पास, 3 पे मैन्युफैक्चरर, 4 पे डिस्ट्रीब्यूटर, देन 5th पे हमारे पास रिटेलर, देन फाइनली 6 पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास कस्टमर। सबके पास से सामान ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट होना। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, द सर्विसेज और एक्टिविटी रेफर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। दैट मीन्स जहां पर इसको यूज होना है, ठीक है, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट थी। प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, जहां से ये क्रिएट हुआ है, वो कौन था, आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले पर्सन की बात की जा रही है। यूज कौन कर रहा है, वो आपका कस्टमर, दैट्स इट। इसे कहेंगे कि इसके बीच में जितनी भी आप फिजिकली मूवमेंट किया जा रहा है, जितना भी आप व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप मूवमेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक कहते हैं। अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फिलिप कॉटलर, वो क्या कहता है कि प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फिजिकल फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड द फिनिश्ड गुड्स from the point of origin to the point of use to meet the customer need at a profit। क्या ये यही बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे, दैट्स इट। अब इस लॉजिस्टिक के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस की है। प्लानिंग की जाती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है कि तालमेल बनाना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसका दिया था कि जैसे कि क्लास के अंदर हर एक तरह के ग्रुप के बच्चे होते हैं, है ना, जिसके अंदर मैं कहूँ कि 5 बच्चे हैं आपके ग्रुप के अंदर,
तो पांचों बच्चों के बीच में मैं कह रही हूँ कि ऐसा इशारा किया उन्होंने, मतलब उनके बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो छोटा सा भी इशारा करते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से समझ जाते हैं और उसी के हिसाब से वो क्या करने लग जाती हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल हमने ये भी किया था कि अगर आप एक कंपटीशन के अंदर हैं, ठीक है, सबको कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबकी टीम है, तो क्या उस अपने कंपटीशन का गोल क्या होगा? गोल होगा बच्चे कि उन सबको जीतना है, राइट, उन सबको अपना 100% देना है और उस 100% देने के लिए उन सबके बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की एक्टिविटीज को समझे, राइट। इसमें यही कहा गया है। कंट्रोलिंग द मूवमेंट, कंट्रोलिंग द मूवमेंट का मतलब कि ये ना है कि कोई एक्स्ट्रा हो जाए, कोई कम हो जाए, इन सब की बात की जा रही है। स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे बात की जाती है वेयर हाउस की, आप अपने सामान को कुछ टाइम के लिए आप उसको रखते रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपने सामान बनाया और उसी टाइम क्या हो जाए, सेल हो जाए, ठीक है, उसी टाइम आपकी बिक जाए, ठीक है। और नेक्स्ट कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आप अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। समझ में आ गया लॉजिस्टिक, ठीक है। अभी मैं सीधा फिलहाल इन लॉजिस्टिक के टाइप्स पे आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आपकी लॉजिस्टिक की वैसे एक्चुअली में 3 पॉइंट्स होती हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक होते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है, रिवर्स लॉजिस्टिक होता है। अब लॉजिस्टिक का तो मतलब हो गया समझ में कि मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये कौन है, सप्लायर, ठीक है, ये क्या है, मेरी कंपनी और फैक्ट्री की बात की जा रही है। देन उसके बाद ये क्या है हमारे पास, आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, दैट मीन्स कस्टमर के पास जा रही है। अब हमने एक मैं दोबारा से इस चीज प्रोसेस को लिख रही हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सप्लायर होता है, एक सेकेंड, देन उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर होते हैं, देन उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात की जाती है, देन उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आने के बाद रिटेलर होते हैं, देन उसके बाद हमारे पास कस्टमर होते हैं, राइट। अब यहां पर देखो मैन्युफैक्चरर से सप्लायर से जब मैन्युफैक्चरर की बात की जा रही है, ध्यान से सुना इस बात को, जब एक सेकेंड, नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। मैं कह रही हूं कि जब सप्लायर से क्या जाएगा सामान, रॉ मटेरियल जाएगा। जब रॉ मटेरियल सप्लायर के पास मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको एक नया आकार देगा, उसको उस नई चीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब मैंने कहा कि एक पेड़ का पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ से मैंने टेबल बना दिया, और टेबल कौन बना पाएगा, मैन्युफैक्चरर कहेंगे, उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। जो नई चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रोड्यूसिंग पर्सन, राइट। तो यहां पर जब यहां से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर के पास जा रहा है, उसे बोलते हैं इनबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या है कि वो उस दायरे के अंदर आ गया जहां पर उसकी शेप को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद होता है कि जब वो फाइनली रॉ मटेरियल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट हमारा फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन वो रेडी है सेल करने के लिए, उसे हम कहेंगे फिनिश गुड्स कहेंगे। और उस फिनिश गुड्स को आगे किसके पास भेजा जाता है, रिटेलर के पास भी डायरेक्ट भेजा जा सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास भी भेजा जा सकता है, ठीक है। जब क्या कह रहे हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोड्यूसिंग कंपनी अपने जो फिनिश गुड्स जो उन्होंने तैयार किया है रॉ मटेरियल से, वो फिर बाहर पहुंचाएगी, मतलब कोई फैक्ट्री के बाहर चला जाएगा। फैक्ट्री क्या होती है, जब कोई सामान रॉ मटेरियल से फिनिश में कन्वर्ट होता है। जब फिनिश गुड्स फैक्ट्री से बाहर जाएगा बिकने के लिए, सेल होने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, आउटबाउंड, मीन्स कि वो अपनी बाउंड्री से जा रहा है बाहर, क्योंकि उसका काम जैसा जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। देन फाइनली कस्टमर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की लॉजिस्टिक की बात की गई है अभी तक फिलहाल। इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है जब रॉ मटेरियल सप्लायर से मैन्युफैक्चरर या फिर मैं कहूँ कि ऐसे पर्सन एक ऐसे पॉइंट पे जा रही है जहाँ पर उसकी शेप कन्वर्ट की जा रही है। देन जब शेप कन्वर्ट हो जाती है, फिनिश गुड्स बन जाता है। फिनिश गुड्स से फिर वो क्या जाती है, फिनिश गुड्स आपकी कन्वर्ट हो जाती है, उसको फिर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज के पास दिया जाता है, जहां पर इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे। इन केस
मैं कहूँ कि आपके पास एक टेबल आप पहुँच गई है, ठीक है, बट वो टेबल आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से वो वैसी नहीं बनी जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिफेक्टिव गुड्स हो कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका सामान नहीं आया। तो कस्टमर क्या करेगा, अगर आपके हिसाब से अगर कोई सामान नहीं आता है तो आप क्या करते हो, वापस करते हो ना। तो सेम एज इट इज इसके पास वापस चला जाएगा। इसे हम कहेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि सामान जब वापस भी जाता है ना, क्या वो ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, लेने के लिए कोई पर्सन तो आएगा ना। ये जो गाड़ी घोड़ा हम आती है आपके सामान को लेने के लिए, वो कैसा बना है, जो भी गाड़ी घोड़ा आती है वो वैसे थोड़ी ना जाएगी। अब जैसे कि मैं कहूँ कि आपने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान लिया है, ठीक है, पर्सन पहले क्या है, डिलीवरी करने के लिए आया, ठीक है, वो तो आओगी आउटबाउंड एंट्री, ठीक है। देन उसके बाद अगर वो सामान पसंद नहीं आता तो आप उनको कॉन्टेक्ट करते हो कि हमें हमारी पसंद का सामान, हमारे कलेक्शन का सामान नहीं मिला है, तो प्लीज़ इसको रिटर्न कर रिसीव कर लीजिए आप, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति आता है आपके पास, देन वो सामान रिसीव करके वापस चला जाता है। अब वो आया भी तो किसी पे होगा ना, क्या वो ऐसे ही आ गया है ना, कोई सी मोटरसाइकिल के ऊपर, स्कूटी के ऊपर, या फिर गाड़ी के अंदर, कैसे भी आया है वो सामान वापस आएगा। तो उसे हम कहेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक, उसके ऊपर भी खर्चा होता है। तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऑफ द लॉजिस्टिक क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात की जा रही है, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड द कंपोनेंट फ्रॉम द सप्लायर टू द प्रोडक्शन फैसिलिटी। प्रोडक्शन फैसिलिटी और सप्लायर के बीच के अंदर जब आप गुड्स को मैनेज किया जा रहा है उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात की जाए तो मैनेजिंग द फ्लो ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन फैसिलिटी टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर और प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिटेलर की बात की जा रही है और साथ में कस्टमर की बात की जा रही है। देन उसके बाद आता है रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक क्या है, जब हमारे पास क्या करते हैं, हम उसको गुड्स को वापस कर देते हैं, या फिर खराब हो गया तो उसे रिपेयर करवाते हैं, या फिर रिसाइकलिंग के ऊपर भी जो खर्चा आता है, लेके जाने के लिए भी जो व्हीकल्स आती है उन्हें बोला जाता है रिवर्स लॉजिस्टिक। देखो अब यहाँ पर देखो आउटबाउंड लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग बात की गई है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ कि सप्लायर से, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहा है तो इनबाउंड की बात की जा रही है। अब जब ये फैक्ट्री से बाहर निकल के कहीं और जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहेंगे। देन फाइनली कस्टमर तक ये पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हुए ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पहुंचते हैं टोटल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर। टोटल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि टोटल जितना भी आपके पास कंप्लीट लागत आती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ करते हैं जिसको आप पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मैं कहूँ कि बर्गर मुझे खाना है, तो बर्गर वाले अंकल के पास गए हम, तो बट बर्गर वाले अंकल ने बना तो दिया बर्गर, पर उसकी एक्चुअल में टोटल कॉस्ट आ कितनी रही है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को 50 रुपीज़ का बर्गर मिल रहा है, मैं नॉर्मल बर्गर की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो 50 रुपीज़ का मुझे मिल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है जो बर्गर वाले अंकल की जो कॉस्ट आई होगी उस बर्गर को बनाने में, क्या 50 आई होगी? ऑब्वियसली नहीं आई होगी। ये मोस्टली कहा जाता है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है, और जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, उन दोनों के बीच में एक फ़र्क होता है, राइट। इनके बीच में एक फ़र्क होता है, उस फ़र्क को क्या कहते हैं, हम मार्जिन कहते हैं, राइट, मार्जिन कहते हैं। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे प्रॉफिट कहेंगे, जो कि ये इसके ऊपर कमा रहा है। मैंने कहा कि इसकी जो बर्गर बनाने में लागत आई वो आई है 33 रुपये, बट वो सेल कर रहा है 50 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, जो मार्जिन है वो 17 रुपये का हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट ना काफ़ी सारी कंपोनेंट से बनी है। जैसे कि अब मैं बात करूं, अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट होती है बच्चे, एक होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट की बात की जाती है, ठीक है, एक होती है आपकी ऑर्डर कॉस्टिंग की बात की जाती है, एक होता है आपका वेयर हाउस की बात की जाती है, वेयर हाउस की कॉस्टिंग की बात की, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्टोरेज के नाम से जानते हैं। एक होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टेज होती है, एक सेकेंड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। इस तरह की काफ़ी सारी कॉस्टेज होती है जो कि मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। देखो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है कि आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने में जो कॉस्टेज लग रही है, दैट मीन्स मैं कह रही हूँ कि मेरे पास आपने गोडाउन देखे हैं काफ़ी भारी भारी, जिसके अंदर वो चावल रखे होते हैं, जिसके अंदर गेहूँ ऐसे रखे होते हैं, सब्जियाँ भी रखी होती है। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो मिल्क है, मिल्क का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्या मिल्क को ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी, बट उसको मैं अगर स्टोर करके रख रही हूँ
इन्वेंट्री को रख रही हूँ, अब मुझे इसकी मेंटेन भी तो रखनी होगी ना। दैट मीन्स मुझे उस टेम्परेचर पे रखना होगा जिस टेम्परेचर में ये मिल्क खराब ना हो। तो टेम्परेचर के लिए हमें स्पेशल एक सर्कमस्टांसिस चाहिए, उसके लिए भी मेरा खर्चा होगा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि उस चीज़ को रखने की बात की जा रही है, जिसको मैं किस नाम से जान सकती हूँ, वेयर हाउसिंग के नाम से जान सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मैं कह रही हूँ कि मुझे एक बार ध्यान से सुना इस बात को कि अगर मैं बर्गर के जो बन होते हैं ना, बर्गर जिसको हम कहते हैं डबल रोटी, अगर मैं बर्गर के डबल रोटी जो है एक बारी ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, तो मेरा खर्चा आता है 40 रुपये पर ऑर्डर की बात की जा रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कॉस्ट कहेंगे। पर ऑर्डर मेरा कितना खर्चा आ रहा है, मेरा 40 रुपये आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने फिर दूसरी बार इसमें ऑर्डर किया, फिर मेरा दोबारा से 40 रुपये आया। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई स्टोरेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बारी में मैं यहाँ पर 10 बन को मंगवा रही हूँ और डेली मेरे 10 के 10 बन क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। मुझे कोई स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तो बहुत अच्छा है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, बट अगर मैं आपकी ऑर्डर कॉस्ट को अगर कम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एक बारी में ही 20 से 30 बन को मंगवा रही हूँ, जिसका खर्चा फिर भी 40 रुपये आना है। यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट तो और ज़्यादा कम हो गई है, बट आप इसको स्टोर कहाँ करेंगे बच्चे, स्टोर करने का खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ये कहता है कि आपको केवल एक कॉस्ट के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है कि सबकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो, कम से कम हो। जैसे कि आप नॉर्मली एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन से जब या फिर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, इन सब से जब आप शॉपिंग करते हैं, आप एक बार डिलीवरी चार्ज लगता है उसके ऊपर 40 रुपये, चाहे आप कितना भी सामान मंगा लो। ठीक है, और देन दूसरी बार आपने फिर सामान मंगाया, फिर दोबारा से 40 रुपये लगा, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं एक बार में ही अपने सारे सामान को क्या कर लूँ, ऑर्डर कर लूँ, दैट्स इट। अभी हमारे पास तो घर है, जिनके पास घर नहीं होता, दैट मीन्स जिनके पास वेयर हाउस नहीं होता, तो उनको तो स्टोरेज का खर्चा पड़ेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ये पूरे होल की बात की जा रही है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड थ्रू आउट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज की पूरी एंटायर लाइफ के अंदर जितना भी खर्चा होता है, उसको लाने में, उसको रखने में, उसकी मेंटेनेंस में, उसको फ्रिज करने में, इवन जो आपके जो डीलर होते हैं ना, जो सप्लायर होते हैं, वो भी बहुत सारा कमीशन चार्ज करते हैं। सप्लायर जो होते हैं ना, बहुत सारा कमीशन चार्ज करते हैं। कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि आपका जो डबल रोटी की ये जो बन है, आपका नॉर्मली मिलता है 12 रुपये का, बट बीच में जो इंटरमीडिएटरी पर्सन है ना, वो कहता है कि मैं आपको विदिन, उनको नहीं पता कि वो 12 का आता है, जिसको खरीदना है, बाय करना है, उसको नहीं पता, बट उसको ये बताया गया सप्लायर ने कि मैं आपको 14 रुपये में सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया सामान ला के दूंगा। बट 2 रुपये मार्जिन तो इसने भी लिया है ना, तो कहीं ना कहीं जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है लिए हैं, वो उसकी कॉस्ट तो आ रही है, किसकी, बायर की आ रही है, बर्गर बनाने वाले की आ रही है। दैट्स इट, समझ में आ रही है। दैट मीन्स इनिशियल सोर्सिंग एंड द प्रोडक्शन टू देयर इज अ फाइनल डिलीवरी एंड द पोस्ट सेल सपोर्ट, सबकी कॉस्ट आती है। सामान बनाने से, सामान को अरेंज करने से, जिसको हम कहेंगे प्रोक्यूरमेंट, सामान को आपने अरेंज किया है, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, उसके दौरान सामान बन जाता है, मशीनरी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, सप्लायर का खर्चा, इवन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का खर्चा, वो सारा का सारा खर्चा इसके अंदर आएगा। और जब आप सामान बेच देते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज की जो फैसिलिटी देते हो ना कहीं वो भी आपकी क्या हो जाती है, आपकी कॉस्ट के अंदर ही आती है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण आप इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। सबसे पहले क्या है, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को क्या करते हो, अरेंज करते हो, और उस रॉ मटेरियल को अरेंज करने में जितना भी खर्चा आया है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, चाहे आप अपने विद इन इंडिया से सामान मंगा रहे हो या फिर आउटसाइड द इंडिया, चाहे आप इंडिया से बाहर से सामान मंगा रहे हो, सेम खर्चा आने वाला। अगर आप आउटसाइड इंडिया से मंगवा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर टैक्सेस लग जाएंगे, ड्यूटीज लग जाएगी, जो कि आपको क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंपोनेंट के बारे में अगर बात की जाए कि आप रॉ मटेरियल को खरीदने में जो लागत आ रही है,
ठीक है। जो भी आपके, मैं कह रही हूँ कि मुझे बर्गर बनाना है, मेरे को बर्गर का बन चाहिए, मेरे को तेल चाहिए, मुझे कढ़ाई चाहिए, मुझे खीरा, टमाटर, इवन चीज़ भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, मुझे बंद गोभी चाहिए, इवन सॉस भी चाहिए, ठीक है, साथ में एक और रेडी भी चाहिए, उन सबको अरेंज करना है मुझे। तो जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई इवन सर्विसेज के अंदर यूज होने वाले, ठीक है। सप्लायर मैनेजमेंट की बात की जाए, आपको अपने सप्लायर से ना इस तरह कैसे रिलेशन रखना चाहिए कि वो ज़्यादा मार्जिन ना खाए, उसको खुद को ही होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। तो अपने वेंडर्स, दैट मीन्स जो सेलर होता है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है, उसके साथ नेगोशिएट कर पाए, नेगोशिएट दैट मीन्स बातचीत कर पाए आप, ठीक है, मैनेज कर पाए कि जो सप्लायर का रिस्क मैनेज कैसे है। सप्लायर का रिस्क का मतलब क्या है कि आप कम से कम 1 से 2 से 3 सप्लायर रखें कि अगर एक पर्सन सप्लायर जो है मना कर देता है सामान लाने के लिए, तो आप दूसरे तीसरे पे पहुंच सकते हो, ये नहीं कि आप एक ही पे रुके हुए हो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ एक्सपेंसेस। इंपोर्टेशन का मतलब क्या है कि आप अपने सामान को बाहर कंट्री से मंगवा रहे हो, इंपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या लगती है, आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होती है, आपके पास ऊपर ड्यूटीज होती है, टैरिफ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ये सभी चीज़ें एप्लीकेबल होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जा रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपको जो आपको रॉ मटेरियल था उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। उस फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या वो ऐसे ही हो जाएगा, हवा में हो जाएगा? नहीं ना, आपको लेबर भी चाहिए, आपको किराए पे फैक्ट्री भी, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप किराए पे रेंट पे क्या लोगे, रूम लोगे, या फिर मैं कहूँगी फैक्ट्रीज लोगे, इवन रेंट पे मशीनरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन सबको, मशीनरी को मेंटेन करने का खर्चा भी है। तो दैट मीन्स प्रोडक्शन को, एक रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में नई शेप में देने के लिए, नई चीज़ को प्रोड्यूस करने में जितना भी खर्चा आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर लेबर कॉस्ट आती है, लेबर की सैलरी आती है, लेबर को जितना भी बेनिफिट दे रहे हैं, चाय पानी सबका खर्चा इसके अंदर आता है। ओवरहेड कॉस्ट की बात की जाए तो ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास इक्विपमेंट है, कोई भी आप अपने रूम को रेंट पे ले रहे हो, इन सब का खर्चा किस में आता है, ओवरहेड कॉस्ट में आता है। दैट्स इट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का दैट मीन्स आप जब मशीनरी चला रहे हो उसके कॉस्ट भी तो आ रही है भाई, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है उसकी कॉस्ट भी तो आ रही है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, अभी बिजली चल रही है, लैपटॉप चल रहा है, इन सब की भी तो बिजली आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री के अंदर जितना भी एनर्जी यूज हो रही है, जितने भी अपने प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक का तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप क्या करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फिजिकली मूवमेंट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, इवन गुड्स फिजिकली मूवमेंट करते हो आप अपने गुड्स का, कि आप फ्रॉम द ओरिजिन से लेकर फ्रॉम द यूज तक आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो। दैट्स इट। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। अब मैं बात करती हूँ, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपको कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। इवन नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पेरिशेबल नेचर का, तो आपको क्विक रिस्पॉन्स, मतलब जल्दी से पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप समुद्री जहाज़ों और रेलों का यूज करोगे उस टाइम, नहीं। उसमें क्या होता है, समुद्री जहाज और रेल के अंदर क्या होता है कि आप वो सामान मंगाते हो जो कि बल्क में होता है, जो कि हाई क्वांटिटी के अंदर होता है, काफ़ी टाइम तक आप उसको लंबे टाइम तक उसको आप क्या कर सकते हो, चला सकते हो, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको सेलेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउस एंड स्टोरेज। वेयर हाउस एंड स्टोरेज का मतलब क्या है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद रेंटिंग और मेंटेनिंग द स्टोरेज फैसिलिटी, मैनेजिंग द इन्वेंट्री लेवल एंड हैंडलिंग द फिजिकल गुड्स। दैट मीन्स आप उस गुड्स को क्या कर पा रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो, उस गुड्स को मेंटेन कर पा रहे हो। जब तक वो सेल के लायक, मतलब जब तक वो सेल करने कोई खरीदने वाला नहीं आता, तब तक आप क्या करते हो, सामान को मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या है, ऑर्डर फुलफिलमेंट का मीन्स कि आपने सामान तैयार करके रख दिया, देन फाइनली आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो, पिकिंग किया जा रहा है लॉट ऑफ वेराइटीज के अंदर से, फिर उसको पैक किया जा रहा है, देन फाइनली उसको कस्टमर के पास पहुंचाया जा रहा है। पहुंचाने का भी खर्चा क्या होता है, लॉजिस्टिक में अंदर आता है। पोस्ट सेल कॉस्ट की बात की जाए तो पोस्ट सेल कॉस्ट का मतलब क्या है, सेल करने के बाद की लागत की बात की जा रही है। बाद की लागत दैट मीन्स आप क्या करते हो, कस्टमर सर्विसेज दे देते हो, ठीक है। अगर आप कस्टमर की जितनी भी क्वेरीज होती है, इंक्वायरीज होती है, अगर उनका आप आंसर जल्दी से दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इस कॉस्ट को आप कम कर सकते हो, राइट। वारंटी एंड द गारंटी एक्सपेंसेस आती है, जो आप वारंटी देते हो ना कि अब तो सामान खराब होगा तो रिपेयर करने के लिए तो आएगा, रिप्लेसमेंट के लिए भी तो आएगा ना, तो वह कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल कॉस्ट में ही इंक्लूड होती है। डिस्पोजल एंड रिसाइकल की बात की जा रही है।
इन केस मैं ये कह रही हूँ कि सामान आपका बिक चुका है, ठीक है, इवन मैं कह रही हूँ कि सामान आपका बिक चुका है, देन आफ्टर वो यूज होने के बाद उसको रिसाइकल किया जाता है ना, राइट। रिसाइकल करेंगे तो क्या वो सामान वहीं पे रिसाइकल हो जाएगा जहां सामान पड़ा है? नहीं ना, उसको उठा के अपने फैक्ट्री में लेके आएंगे, फैक्ट्री में फिर दोबारा से प्रोसेस होगी, क्या उसके ऊपर खर्चा नहीं आएगा क्या? उसे भी तो हम टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो ये सभी सारी की सारी कॉस्ट थी जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि कैसे हम सप्लाई चेन की जो कॉस्ट होती है उसको कम कर सकते हैं, वे टू रिड्यूस द सप्लाई चेन कॉस्ट। सबसे पहली बात, आपको सभी पार्टीज को ध्यान में रखना होगा, चाहे उसके अंदर क्या है, आपका सप्लायर आए, चाहे आपका परचेजिंग पॉइंट आए कि आप जिससे परचेज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके कस्टमर आए, उन सबको आपको ध्यान में रखकर क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, फ्लो करना पड़ेगा। दैट मीन्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए हमें उन सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, सबको एनालिसिस करना पड़ेगा, देन आपकी जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं कम आ सकती है, राइट। अब देखो, मैं कह रही हूं कि मैं हमेशा किसको, अपने दो स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, पुल स्ट्रैटेजी एंड पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी हमें मोस्ट ऑफ फॉलो करनी पड़ती है, बट कहीं ना कहीं उसमें छोटा सा खर्चा मतलब रिस्क होता है कि इन केस अगर कस्टमर ने उसको डिमांड नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारी वहां पे कॉस्ट इनकर सकती है, तो वहां पे ये रिस्क होता है। बट पुल स्ट्रैटेजी में क्या होता था कि आपको ये रिस्क होता था कि ऑन द स्पॉट कैसे हम कस्टमर की डिमांड कंप्लीट कर पाएंगे, वो तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे। एग्जाम्पल हमने फूड का लिया था, अगर मैं कहूँ मुझे एकदम से, मैं कह रही हूँ कि मुझे बर्गर खाना है, मैं अभी बर्गर वाले अंकल के पास गई, मैंने ऑर्डर किया कि सर अंकल जी बर्गर बनाओ, तो ऑन द स्पॉट जब मेरी डिमांड के हिसाब से वो प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है, मेरे को वो खाने का सामान मिल रहा है, तो उसको मैं क्या कहूँगी, पुल स्ट्रैटेजी कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर बेस होता है। बट पुश स्ट्रैटेजी क्या होती है, एंटिसिपेटेड डिमांड किया जाता है, फोरकास्टिंग डिमांड मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सप्लायर कोलैबोरेशन का मतलब है कि जो पीछे से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं, इवन अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उनके साथ आपका अच्छा तालमेल होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के बेस पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा होगा। उसकी वजह से आपकी जो ये कहते हैं ना कि चाहे कितना ही बंदा चालाक बन ले, बट उसमें से लोग क्या करते हैं, उतनी ही कॉस्ट उसको लगा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन को करते वक्त आपको सही ढंग से हर चीज़ को मैनेज करना होगा। दैट मीन्स आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करते वक्त किस लेबर की जरूरत थी, मशीनरी की जरूरत थी, आपको हाउस की जरूरत थी। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने एक रेंट पे रूम लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं फिक्स्ड खर्चे को तो मैं कम नहीं कर सकती, बट फ्लेक्सिबल जो होते हैं उन खर्चों को कम कर सकती हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि बिजली का बिल हो गया, ठीक है, अगर मेरे को बिजली की जरूरत नहीं है तो मैं उसको बटन को ऑफ कर सकती हूँ, राइट। तो इन सभी चीज़ों को, जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है, इनएफिशिएंसी से हम जो काम कर रहे हैं उनको कम करना होगा, जिससे कि क्या है, आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल। इसमें कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए और उस वैल्यू के हिसाब से उसकी एक्चुअल में वो उतने का सामान होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि अगर मैं कोई सामान खरीद रही हूँ तो क्या वो उतने का है या नहीं है, जिसकी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे इसके 5 कंपोनेंट है लीन मैनेजमेंट के। सबसे पहले आप वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उस वैल्यू को क्या करते हो, एक तरह से इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हो। समझ पा रहे हो? एक सेकेंड बच्चे, ठीक है। दैट मीन्स एक स्टेप, एक प्रोसेस को फॉलो करके आप क्या करते हो, उस वैल्यू को क्रिएशन की बात की जाती है। देन उसके बाद आता है कंटिन्यूस वर्क फ्लो। वर्क फ्लो का मतलब होता है आप फ्लो करते जा रहे हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ कि जो मटेरियल है, एक हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन, एक हमने पढ़ा हमारे पास फंड। इनका फ्लो कैसे होता है, मटेरियल ऐसे जाता है, इन्फॉर्मेशन दोनों की तरफ जाते हैं, फंड ऐसे जाते हैं। बट कुछ एक केसेस के हमने पढ़ा कि मटेरियल हमारा ऐसे भी जा सकता है और फंड हमारे पास ऐसे भी जा सकता है। वो एक्सेप्शनल केस हमने रीड किए थे, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, तीनों चैप्टर्स के अंदर ये पॉइंट आया हुआ था। पुल सिस्टम की बात की जाए तो पुल सिस्टम में क्या है कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बात की जा रही है। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर पा रहे हो, हर टाइम अपने अंदर इंप्रूव करते जा रहे हो। कहने का मतलब जितनी भी वेस्टेज है उनको आप एलिमिनेट कर पा रहे हो और इंप्रूव कर पा रहे हो अपनी
अपनी एक्यूरेसी को, इम्प्रूव कर पा रहे हो अपनी परफेक्शंस को। बट परफेक्शन कभी आती नहीं है, बट हम हमेशा ये चाहते रहते हैं कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए। तो ये लीन मैनेजमेंट कहता है बच्चे। नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रेस द ऑटोनोमस। एम्ब्रेस ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करो जिससे क्या है कि जो वर्कर्स जो जिस काम को 10 दिन में कर रहे हैं वही काम मशीनरी आपको 1 या 2 दिन में करके दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मैं कह रही हूँ कि आपकी फैक्ट्री का गेट यहाँ है, देन आपको 1 किलोमीटर चल के फैक्ट्री के अंदर मतलब एंट्री करनी है, मतलब कि अब पूरा ये बिल्डिंग आ गई, आपको यहाँ एंट्री करनी है। अब वर्कर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं टाइम की वेस्टेज हो रही है। तो फैक्ट्री ने क्या किया, यहाँ पर लोरी लगा दी है जो कि पर्सन को ये इसमें बिठाएगी, देन यहाँ पे इसको पहुँचाएंगे, पर्सन को यहाँ पे बिठाएगी, यहाँ पे पहुँचाएगी। अगर किसी को यहाँ से आना है तो यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या है हमारी टाइम की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, आप कह रहे हैं कि रोबोट का यूज़ कर लो, जिससे क्या है कि आपकी लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दैट्स इट। आपने देखा भी होगा चाइना के अंदर जो रोबोट क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं कि आपको मतलब ऑर्डर लिखा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए खाने में, ये सब चीज़ें। ऑप्टिमाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वही बात है कि आप हर चीज़ को ऑप्टिमम वे से, सही तरीके से, पूर्ण रूप से उसका प्रयोग करें। ठीक है, जिससे उसकी हाई कॉस्ट इनकर्ड ना हो। नेक्स्ट क्या है, चॉइस द राइट ट्रांसपोर्टेशन मोड। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। टोटली डिपेंड अपॉन देयर इज अ प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं कि आपको आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, मैं कह रही हूँ कि आपको हरियाणा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ठीक है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, आप उसका तो यूज़ नहीं करेंगे, सी के थ्रू, मतलब समुद्री जहाज़ों के थ्रू तो नहीं पहुँचाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे पोर्ट ही नहीं है। या तो फिर आप ट्रेन से पहुँचाएंगे जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, या फिर आप क्या करोगे, बस या फिर मोटर व्हीकल का यूज़ करोगे, है ना। तो यहाँ पे दैट मीन्स आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, इवन आपके प्लेस कहाँ पे आपको डिलीवर करना है, ये सभी भी मैटर करता है कि आपको अपना गुड्स कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ इसके साथ मैं कंबाइन कर देती हूँ, मैं साथ में वेयर हाउस का पॉइंट लेके चल रही हूँ कि आपका जो गोडाउन है, आपका जो गोडाउन कहाँ लोकेट होना चाहिए, इस जगह लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मार्केट एरिया वहाँ पर हो। मैं कह रही हूँ कि मेरी मार्केट तो यहाँ है बट मेरा गोडाउन यहाँ पे है, तो क्या आने ले जाने का खर्चा वैसे ही बढ़ जाएगा। तो दैट्स अ रीज़न मार्केट के, मैं कह रही हूँ कि सारी की सारी मार्केट है, तो मार्केट के कहीं ना कहीं बीच में या फिर यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, आपका गोडाउन एरिया होना चाहिए, ये वाला चीज़। ठीक है, और बाकी जगह मतलब कि कहने का मतलब ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर आपका जो मार्केट एरिया है और आपके जो कस्टमर्स है उनके पास होना चाहिए, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज वेयर हाउस लोकेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्लोजर टू द की मार्केट और अ प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू मिनिमाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिससे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स इट। ऑप्टिमाइज द पैकेजिंग एंड द मटेरियल। पैकेजिंग एंड मटेरियल का मतलब क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट को, मैं कह रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से क्रॉकरी का सामान मंगाया और उसकी पैकिंग इतनी बुरी थी जिससे कि अंदर का सामान ही टूट गया, तो देखो आपका नुकसान हुआ। पहली बात तो पैकिंग जो आपने जैसी भी की थी, आप उस सामान को लेकर आए, कस्टमर ने उस सामान को वापस किया, फिर आप लेके जाने का भी खर्चा आपका ही होगा, दे के जाने का खर्चा आपका भी होगा, और जो सामान नहीं खरीदा कस्टमर रिव्यू जो बैठ देगा वो नुकसान आपका। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं सारी की सारी कॉस्ट आपकी जा रही है, इसकी सेलर की जा रही है जो सामान को भेज रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो पैकेजिंग है प्रोडक्ट की वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपकी इवन मैं कहूँ कि पैकेजिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि छोटे छोटे बक्सों में हो। ठीक है, कि एक वो कम स्पेस घेरे। राइट, नॉर्मल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप, मैं कह रही हूँ कि मैं गाड़ी में लेके आ रही हूँ, तो उस गाड़ी में मैंने कहूँ इतना बड़ा डब्बा बना दिया मैंने, ठीक है, उसकी पैकिंग कर करके वो एक ही डब्बा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने छोटे छोटे बक्सों के अंदर काफ़ी सारे काफ़ी सारे गुड्स को मैंने पैक किया है, तो कहीं ना कहीं ले जाने आने में भी थोड़ा सा सहूलियत होगी, दूसरा उसको स्टोर करने में भी सहूलियत होगी। दैट्स इट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और आपकी नॉर्मल जो वैसे भी कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
स्ट्रीमलाइन कस्टमर सर्विसेज, दैट मीन जो कस्टमर की सर्विसेज है वो अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन जैसी भी एरर है, जैसी भी उनको क्वेरीज है, उनकी क्वेरीज को जल्दी से आप क्या कर पा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को, उनके इश्यूज को जल्दी से रिजोल्व कर पा रहे हो। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सर्विसेज अच्छी होगी। अगर मैं कहूँगी मैंने आज कॉल सेंटर पर फ़ोन किया, ठीक है, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरा प्रोडक्ट के वापस रिटर्न होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? रिव्यू तो देंगे ही देंगे, बैड इवन दूसरे पर्सन को भी ये कहेंगे कि उस साइट से बिल्कुल मत खरीदना क्योंकि रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देती है ना। और इवन आप नेक्स्ट टाइम भी उस पर परचेज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में नुकसान हो रहा है। और आपके जो वर्ड ऑफ माउथ, जो प्ले ऑफ वर्ड ऑफ माउथ होता है, मतलब कि शब्दों का खेल जो होता है लोगों के, वो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत इंपैक्ट डालती है। नेक्स्ट क्या है, और जो कि कॉस्ट इनकट कर रही है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर के थ्रू, अपने कस्टमर के अंदर दोबारा से वही इमेज क्रिएट करने के लिए फिर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, वो भी तो एक बड़ा कॉस्ट है, ठीक है, जैसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है कि आप लगातार वैसे अपने अंदर इंप्रूव करते जा रहे हैं, इवन प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके, उसके वेट से लेके, उसके कॉस्ट से लेके हर चीज़ को कम करते जा रहे हो, टाइमली डिलीवर कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें रिमेंबर करना होगा, द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट विल बी डिपेंड अपॉन योर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ये हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, बट सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशंस, बिजनेस गोल्स जो होते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी तरह का मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। केयरफुली इवेल्युएट योर करंट ऑपरेशंस, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स एंड इम्प्लीमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी टू अचीव द सिग्निफिकेंट ऑन कॉस्ट सेविंग एंड क्रिएट अ मोर इफेक्टिव एंड द प्रॉफिटेबल सप्लाई चेन। वही बातें बार बार आ रही है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करना होगा, ठीक है। आई होप ये जो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान था, जो कहीं ना कहीं मुझे मेरे को लग रहा है कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इवन टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होती है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बच्चे, कि जो आपका क्वेश्चन पेपर चैनल बनाया है स्पेशली आप सभी के लिए, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, और इवन सभी स्ट्रीम के, मोस्ट ऑफ सभी स्ट्रीम का, नजर बार देख रहे होंगे, MBA, MA, BA, MCA, BSc और इवन BCom क्लासेस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट है। आप देख पा रहे हो 137 वीडियोज़, इवन अलग अलग फोल्डर भी बने हुए हैं। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू नीड आप विजिट कर सकते हो यहाँ पर, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हो। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट को के अंदर अभी तक वीडियोस की प्लेलिस्ट नहीं देखी, कि इवन हमने कितनी सारी प्लेलिस्ट को देख लिया, करवा दी है, जैसे कि ऑडिटिंग हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इवन आपका बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर किया जा रहा है। सो उम्मीद करते हैं जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ये हेल्प कर रही होगी। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर इन नोट्स को आप लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो श्योर इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स के चार्जेस रहेंगे पर PDF बचे 9 रुपीज़। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेंगी नोट्स के रिगार्डिंग। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना एग्जाम के को लेकर, क्योंकि एग्जाम बहुत सिंपल आने वाला है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6, जो कि होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर।